नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम एक कह सकते हैं एक बहुत लंबे सफ़र के बिल्कुल अंत पर आ पहुंचे हैं। हाँ, एक महागाथा का समापन। बिल्कुल, चंद्रकांता संतति की हम बात कर रहे हैं और आज तो हम उसके सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए और आखिरी हिस्से भूतनाथ की दुनिया में उतरने वाले हैं। और ये वो मोड़ है जहाँ 3 पीढ़ियों से चली आ रही सारी कहानियां, सारे रहस्य एक जगह आकर मिलते हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी पर है, एक अकेले किरदार का पूरे साम्राज्य के खिलाफ महायुद्ध। एक सदियों पुराने तिलिस्म का टूटना और शायद सबसे दिलचस्प बात, एक विलन का हीरो बनना। हाँ, और इस पूरी चर्चा के लिए हमारा जो स्रोत है वो है देवकीनंदन खत्री का उपन्यास भूतनाथ। ये श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये हजारों पन्नों की कहानी अपने सबसे बड़े विलेन भूतनाथ के पश्चाताप पर आकर खत्म कैसे होती है। तो शुरू कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि आखिर ये भूतनाथ था कौन? बिल्कुल, और देखिए सबसे पहली और हैरान करने वाली बात तो यही है कि उसका नाम हमेशा से भूतनाथ था ही नहीं। हाँ, उसका असली नाम था इंद्रदेव। ये बात ही अपने आप में एक कहानी है। सही कहा, एक पहचान जो कहीं खो गई और यहीं से उसके किरदार की परतें खुलना शुरू होती हैं। उसका बचपन वो बिल्कुल भी आम नहीं था। सोर्स हमें बताता है कि उसे एक फकीर ने पाला था। और उस फकीर ने उसे दुनियादारी नहीं सिखाई बल्कि एक बहुत ही अजीब कला सिखाई। कपट विद्या। हाँ, कपट विद्या धोखे का हुनर। छल करना, झूठ बोलना, भेष बदलना, यही उसकी पूरी तालीम थी। और वो इस कला का कह सकते हैं मास्टर बन गया। ये सिर्फ एक हुनर नहीं, ये उसका वजूद बन गया था। उपन्यास में तो दर्जनों किस्से हैं इसके। हाँ, कभी वो राजा गोपाल सिंह बनकर दुश्मन के खेमे में घुस जाता है, कभी एक फकीर बनकर सबको गुमराह कर रहा है। और एक सीन तो ऐसा भी है जहां वो एक औरत का भेष धरकर महीनों तक सबको बेवकूफ बनाता रहता है। तो यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है ना? बिल्कुल है। ये सिर्फ उसकी परवरिश का नतीजा नहीं है, ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे पहचान और कला के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। इंद्रदेव के लिए कपट विद्या सिर्फ एक हुनर नहीं थी, वो उसका अस्तित्व बन गई थी। हाँ, जब आपका हुनर ही धोखा देना हो तो आप सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे? यही उसके किरदार का केंद्रीय संघर्ष है। वो सिर्फ बुरा नहीं है, वो खोया हुआ है। वो जो भी कर रहा था वो उसके लिए एक परफॉर्मेंस जैसा था। सही, एक ऐसा एक्टर जो इतने किरदार निभा चुका है कि उसे अपना असली चेहरा ही शायद याद नहीं। और यही बात उसे सिर्फ एक विलन से ज्यादा एक ट्रैजिक कैरेक्टर बनाती है। बिल्कुल सही। उसकी हर चाल, हर धोखा उसकी इसी खोई हुई पहचान से निकलता है। वो दूसरों को इसलिए धोखा दे रहा है क्योंकि वो खुद अपनी असलियत से धोखा खा चुका है। और जब कोई इंसान अंदर से इतना टूट चुका हो तो उसका बाहरी दुनिया से टकराव होना तो तय है। और यही से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसे लेखक महासंग्राम कहते हैं। तो एक तरफ भूतनाथ जो अपनी ही कला का शिकार है और दूसरी तरफ एक पूरा साम्राज्य। टकराव तो होना ही था, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसका पैमाना ही कुछ और था। पैमाना बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। ये लड़ाई सिर्फ जैसे भूतनाथ और राजा वीरेंद्र सिंह के बीच नहीं थी। अच्छा, एक तरफ अकेला भूतनाथ था और दूसरी तरफ नौगढ़ और चुनार की मिलीजुली सेना, उस दौर के सबसे महान अय्यार, जीत सिंह, तेज सिंह, हाँ वो सब, और सारे राजकुमार। ये एक आदमी बनाम एक सिस्टम की लड़ाई थी। और यहीं पर भूतनाथ की असल काबिलियत पता चलती है। वो कितना खतरनाक और चालाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो इस महासंग्राम में कई बार मरते मरते बचा। हर बार जब सबको लगता कि अब खेल खत्म, वो अपनी कपट विद्या या किसी नई चाल से बच निकलता था। उसने अकेले ही पूरे साम्राज्य की नाक में दम कर रखा था। पर इस महासंग्राम के बीच में कहानी एक और किरदार को सामने लाती है। एक ऐसा किरदार जो इस लड़ाई को इंसानों के स्तर से उठाकर कहीं और ही ले जाता है। तिलिस्म देवी। हाँ, तिलिस्म देवी। उनका आना कहानी को एक अलग ही दिशा देता है। मुझे हमेशा लगा कि वो सिर्फ एक जादुई किरदार नहीं बल्कि उस तिलिस्म की एक तरह से नैतिक चेतना है। ये बहुत अच्छा नजरिया है। सोर्स के मुताबिक वो एक सदियों पुरानी औरत है जो उस तिलिस्म की रक्षक है। लेकिन वो सिर्फ एक गार्ड नहीं है, वो एक तरह से उस जादुई दुनिया का संतुलन है, एक प्राचीन शक्ति। अच्छा। और भूतनाथ का छल, उसका कपट, वो उस व्यवस्था के लिए एक वायरस की तरह है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं रह जाती। तो ये धोखे और सच्चाई के बीच की जंग बन जाती है। बिल्कुल, अव्यवस्था और व्यवस्था का संघर्ष। तिलिस्म देवी एक तरह से प्रकृति की वो शक्ति है जो कह रही है बस अब बहुत हुआ, तुम्हारा झूठ इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ रहा है। ठीक यही बात है। उनका आना
इस बात का संकेत है कि अब भूतनाथ सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि एक कॉस्मिक न्याय की शक्ति से टकरा रहा। और जब कोई इतनी बड़ी शक्ति से टकराता है तो अंत भी उतना ही नाटकीय होता है। हाँ, और यही हमें कहानी के सबसे भावनात्मक हिस्से की तरफ ले जाता है, उसकी हार और उसका पछतावा। तो ये लंबा, ठक्का देने वाला महासंग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। आखिरी सीन तिलिस्म देवी के महल में होता है ना? वहीं पर, और यहीं पर अंत की शुरुआत होती है। अपनी तमाम चालाकियों के बावजूद आखिरकार भूतनाथ पकड़ लिया जाता है। और यहाँ वो पल आता है जो शायद पूरी संतति सीरीज का सबसे यादगार पल है, जो भूतनाथ को एहसास होता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं, सारे मुखौटे उतर चुके हैं, तो वो टूट जाता है। वो इंसान जो अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए मशहूर था, वो जमीन पर गिरकर बच्चों की तरह रोने लगता है। उसकी पूरी अकड़, उसका पूरा अहंकार एक पल में ढह जाता है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह का सरेंडर था। हाँ, एक तरह से आत्मसमर्पण। वो सिर्फ रोता नहीं है, बल्कि अपने किए हर गुनाह को, हर धोखे को कबूल करता है। उसे वो सारे चेहरे याद आते हैं जिन्हें उसने तबाह किया था। ये उसके किरदार का सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित मोड़ है। हाँ, वो विलेन के अंदर का इंसान, वो खोया हुआ इंद्रदेव आखिरकार बाहर आ जाता है। और ठीक इसी पल में कहानी के हीरो राजा वीरेंद्र सिंह वो फैसला लेते हैं जो उन्हें महानायक बनाता है। जबकि दरबार में हर कोई उसके लिए मौत की सजा मांग रहा होता है। सब कहते हैं कि इसने इतने पाप किए हैं कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। और जाहिर भी है, उसने नुकसान ही इतना पहुंचाया था, किसी के लिए भी इसे माफ करना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वीरेंद्र सिंह का किरदार चमकता है, वो उसे माफ कर देते हैं। ये फैसला आज भी बहुत मायने रखता है। देखिए, बदला लेना या सजा देना आसान है, उसमें ताकत का प्रदर्शन है, लेकिन जब आपका दुश्मन पूरी तरह हार चुका हो, टूट चुका हो और पछता कर रहा हो, हाँ, तब उसे माफ करने के लिए ताकत से ज्यादा हिम्मत और करुणा चाहिए। ये कहानी के मूल संदेश को भी स्थापित करता है कि जीत का मतलब दुश्मन को खत्म करना नहीं, बल्कि नफरत के चक्र को खत्म करना है। एकदम सही। वीरेंद्र सिंह का ये फैसला बदला लेने पर आधारित नहीं है, बल्कि चीजों को सुधारने पर, पुनर्स्थापित करने पर आधारित है। भूतनाथ को उसकी इंसानियत लौटाना और राज्य में शांति लौटाना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच्चा पछतावा किसी भी सजा से बड़ा है और क्षमा करने की शक्ति ही नायक को महान बनाती है। और इस क्षमा का असर भी बहुत गहरा होता है। हाँ, भूतनाथ सच में बदल जाता है। वो सिर्फ माफी मांगकर चला नहीं जाता, वो नौगढ़ में ही अपने दुश्मनों के बीच रहने का फैसला करता है। ये उसके पूरे बदलाव का सबूत है। जिस जगह को वो तबाह करना चाहता था, अब वो उसी जगह को अपना घर बना रहा है। हाँ, एक चक्र के पूरा होने जैसा है। इंद्रदेव जो कपट विद्या सीखकर भूतनाथ बना, वो वापस अपनी इंसानियत की ओर लौटता है। और उसका ये सुधार सिर्फ उसकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का अंत और एक नई सुबह का संकेत है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सारे धागे एक साथ जुड़ते हैं। जैसे ही भूतनाथ सुधरता है और उसे माफी मिलती है, एक चमत्कार होता है। वो तिलिस्म। हाँ, वो सदियों पुराना रहस्यमयी तिलिस्म, जिसके राज खोलने में 3 पीढ़ियां खप गईं, वो अपने आप टूटने लगता है। ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। मतलब वो तिलिस्म कहीं ना कहीं धोखे, रहस्यों और अधूरे सच की बुनियाद पर खड़ा था। सही बात है। जैसे ही कहानी का सबसे बड़ा धोखेबाज भूतनाथ पछतावा करके सच को अपनाता है, उस तिलिस्म का आधार ही खत्म हो जाता है। तो उसका टूटना बुराई पर अच्छाई की अंतिम और निर्णायक जीत का प्रतीक है। और तिलिस्म के टूटने से क्या मिलता है? बेहिसाब खजाना, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का एक ऐसा भंडार जो राज्य की कई पीढ़ियों के लिए काफी था। ये सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाले इनाम, राज्य की आने वाली समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। उथल-पुथल और अंधेरे के एक लंबे दौर के बाद आखिरकार शांति और संपन्नता का दौर आता है। बिल्कुल। और कहानी का अंत एक पारंपरिक महाकाव्य की तरह ही होता है। सबकी शादियां होती हैं, राजकुमारों और राजकुमारियों के जोड़े बनते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक लंबी अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह। और इस पूरी महागाथा को समेटते हुए लेखक एक ऐसी लाइन लिखते हैं जो अमर हो गई है। मैं उसे पूरे एहसास के साथ सुनाना चाहूंगी। जरूर। जो इस तिलिस्म का हाल और भूतनाथ का सुधरना देखना चाहते हैं, वो नौगढ़ तशरीफ लाएं। और ये लाइन, ये कमाल की है, ये सिर्फ एक आखिरी वाक्य नहीं है। नहीं,
ये लेखक की अपने पाठकों से जुड़ने की एक अद्भुत तकनीक है। वो ये नहीं कह रहे कि कहानी खत्म हो गई, बल्कि वो पाठकों को उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए एक खुला न्योता दे रहे हैं। ये एक शानदार नजरिया है। हम अक्सर कहानी के अंत को सिर्फ एक अंत की तरह देखते हैं, लेकिन उसे एक खुले निमंत्रण की तरह देखना पूरी तरह से मायने बदल देता है। बिल्कुल। लेखक कह रहे हैं कि ये दुनिया, ये किरदार इतने असली हैं कि आप चाहें तो आज भी जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये इस काल्पनिक दुनिया को इतना जीवंत बना देता है कि वो पन्नों से बाहर निकलकर हमेशा के लिए मौजूद महसूस होती है। एक तरह से ये चौथी दीवार को तोड़ना है। हाँ, जो उस जमाने के लेखन के लिए एक बहुत ही आधुनिक सोच थी। लेखक सिर्फ कहानी खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उसकी दुनिया को हमेशा के लिए अमर बना रहे हैं। वाह! तो इस एक पंक्ति के साथ देवकीनंदन खत्री ने अपनी इस विशाल कृति को समाप्त किया। अगर हम पूरी चंद्रकांता संतति के कैनवस को देखें तो ये हैरान कर देता है। 3 पीढ़ियों की कहानी, सैकड़ों किरदार, दर्जनों तिलिस्म और हजारों पन्नों का रोमांच। ये वाकई हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। निश्चित रूप से। और अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को देखें तो हमने समझा कि भूतनाथ का किरदार सिर्फ काला या सफेद नहीं, बल्कि बहुत जटिल है, जो अपनी परवरिश और अपनी कला में खो गया था। हाँ, हमने पश्चाताप की ताकत को देखा कि कैसे एक पल का सच्चा पछतावा सबसे बड़े खलनायक को भी बदल सकता है। और आखिर में हमने क्षमा की शक्ति को समझा कि कैसे माफ कर देना बदला लेने से कहीं ज्यादा बड़ी और साहसी चीज है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ। महाकाव्यों में या किसी भी कहानी में पश्चाताप और क्षमा का क्या महत्व है? और क्या भूतनाथ जैसा किरदार, जिसने इतने धोखे दिए, इतने अपराध किए, वास्तव में माफी का हकदार है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता? या क्या पश्चाताप की आग हर पाप को धो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।